हाँ, और सब बढ़िया है ना? कर रहे हैं ना होमवर्क? कि ऐसे ये उठ पुट के आ जाते हैं? हाँ, देखिए एगो मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हुआ, मतलब इसे जो है ना प्रचार नहीं करना चाहिए दूसरे बुक का। मतलब हम एक बार बोल दिए तो हाँ, हाँ, तो एक बार हम बोल दिए तो बुक शॉर्टेज हो गया, समझे? करेंट का। हाँ, उसी दिन हुआ है, सही बात। पहले वो बुक उतना नहीं बिकता था, समझे? दुकान वाला सबसे पूछिएगा ना, डिमांड बढ़ गया है बुक का। 20 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा, यही होता है। 100 रुपया एक्स्ट्रा मिला नहीं। चलिए, आगे से जो है ऐसा गलती नहीं करेंगे। अब जो हो गया है वो तो रिटर्न नहीं ना होगा। इसी वजह से कहा जाता है सोच समझ करके करना चाहिए कोई भी घोषणा। कैसे पढ़े, कैसे पढ़े? चलिए, ये आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। जो आपका प्रॉब्लम है वो आप देखिए, जो मेरा है हम देखेंगे, सीधी सी बात। क्या जी? तो होमवर्क सीरीज का आज तीसरा दिन है। कल जो है हमसे नहीं मिले होंगे, किसी और टीचर से आप मिले होंगे, आलोक सर से। अच्छा करवाए होंगे, थोड़ा फास्ट होंगे। तो 1.5 घंटा में टारगेट रहता है कम से कम। दीदी जी क्या कर रही हैं आप? मोबाइल चलाने आई है? पढ़िएगा तो मतलब समझना है, याद करना है, हर काम कीजिएगा तो 5 से 6 घंटा लगेगा। और हाँ, जो भी लगता है। और आपको एक सप्ताह आप क्लास कर लीजिए। आप देखिएगा कम से कम एक सप्ताह में 1000 फैक्ट आपके पास होगा। सोमवार से शुक्रवार होगा ना, शनिवार रविवार 2 दिन आपको समय मिलेगा। 2 दिन समय मिलेगा ना, तो उस 2 दिन में जो है थोड़ा चिंतन कीजिएगा, पूरे सप्ताह भर के चीजों का स्मरण कीजिएगा। और आप देखिएगा कि आप जब अच्छे से चिंतन मनन करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इस सप्ताह में हम कुछ पाए हैं पक्का। अगर इस बात का एहसास आपके भीतर हो जाता है, तब आप मान करके चलिएगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर एहसास नहीं होता है, तब आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, और उस सिचुएशन में फिर दूसरा कुछ करना चाहिए आपको। समझ गए? तो आइए देखते हैं। करंट का बुक नहीं मिल रहा है, कंप्रोमाइज करके इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे करके जो है कीजिए, करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, फोटोकॉपी मिल रहा है, फोटोकॉपी मिल रहा है, फोटोकॉपी ले लीजिए। ठीक है, फोटोकॉपी मिल रहा है, फोटोकॉपी लीजिए। कौन कलर ले हो? आज कौन दिन है? बुधवार है। ब्लैक? हाँ, लाइफ जितना ब्लैक एंड व्हाइट हो उतना बेटर। ब्लैक एंड व्हाइट मस्ट है। चलिए, पहला है, देखिए, अगर मैं भी मान लिया जाए कि आपको करंट का बुक नहीं भी मिलता है तो परेशान मत होइए। यहां पर क्वेश्चन देकर के डिस्कशन करवाते हैं ना, तो ठीक है, नहीं पढ़ के आते हैं तो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर लीजिए, बस काम खत्म है, बस हो गया, याद कर लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हमसफर नीति का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? देखिए, जो हमसफर नीति है, इसका शुभारंभ अगर देखा जाए तो इसका शुभारंभ जो है भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा हमसफर नीति की शुरुआत की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है जानते हैं? इसका उद्देश्य है NH
राष्ट्रीय राजमार्ग पर आरामदायक, सुविधाजनक और समावेशी यात्रा उपलब्ध करवाना। यानी अगर आप नहीं समझे हैं तो आप इस बात को समझिए कि जो हमसफर नीति है, हमसफर नीति जिसकी शुरुआत भारत सरकार के केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किया है, इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुनियादी सुविधा उपलब्ध करवाना। एनएच वाले एरिया में हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाना, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर एनएच से यात्रा कर रहा है तो उस यात्रा में उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। जैसे कोई व्यक्ति एनएच पर यात्रा कर रहा है, उसका गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तो गाड़ी का टायर पंचर हो गया, अब उसको ठीक करवाना है, वो ठीक होगा तभी वो आगे बढ़ पाएगा। तो इस प्रकार की सुविधा, या फिर लंबा यात्रा है, कई सारी मानवीय क्रियाएं होती है, यात्रा में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो एनएच वाले एरिया में जगह जगह शौचालय उपलब्ध करवाना, भोजनालय उपलब्ध करवाना, ताकि यात्रा में लोगों को किसी भी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। और बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद इसी के अंतर्गत, इसी में कुछ छोटे क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण है। सागरमाला परियोजना का संबंध है। सागरमाला परियोजना का संबंध अगर देखा जाए तो सागरमाला परियोजना का जो संबंध है वह बंदरगाहों से है, बड़े बंदरगाहों से है। और इस परियोजना के अंतर्गत जो है बंदरगाहों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाना है, बंदरगाहों को एक दूसरे से जोड़ा जाना है। फिर इसके बाद भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो जो भारतमाला परियोजना है इसका संबंध है राष्ट्रीय राजमार्ग से, राष्ट्रीय राजमार्ग से, राष्ट्रीय राजमार्ग से, राष्ट्रीय राजमार्ग से। देखिए ये जो दो प्रश्न है, ये दो प्रश्न देने का कारण क्या है पता है? एक बार आपके बिहार एसआई एग्जाम में ये पूछा था कि बृहद राजमार्ग का संबंध है, ग्रैंड ट्रंक रोड का संबंध है, तो उसका उत्तर होता राष्ट्रीय राजमार्ग, एनएच से उसका संबंध है। तो उसी प्रकार से जो सागरमाला परियोजना है इसका संबंध अगर देखा जाए तो इसका संबंध बंदरगाहों से है, बंदरगाहों से है। और जो भारतमाला परियोजना है इसका संबंध सड़क निर्माण से है, या आप राष्ट्रीय राजमार्ग भी कह सकते हैं। किस राज्य में पोलावरम परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोगों ने फिर से अपना विरोध करना शुरू कर दिया है? पोलावरम परियोजना की अगर हम लोग बात करें तो पोलावरम परियोजना के विरुद्ध आंध्र प्रदेश के लोगों ने अपना विरोध प्रकट करना शुरू कर दिया है। आंध्र प्रदेश के लोगों ने अपना विरोध प्रकट करना शुरू कर दिया है। और यह परियोजना गोदावरी नदी पर है, गोदावरी नदी पर है, गोदावरी नदी पर है। और जो गोदावरी नदी है यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और यह नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है, महाराष्ट्र में बहने के बाद तेलंगाना में प्रवेश करती है, और तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया है? 2014 ईस्वी में पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। नई चेतना 3.0 योजना की शुरुआत कब और कहां से की गई है? नई चेतना 3.0 योजना की शुरुआत 2024 में हुई है, और इसकी शुरुआत न्यू दिल्ली से हुई है। महिलाओं के साथ हिंसा उन्मूलन के लिए दिवस कब मनाया जाता है? ये पिछले फर्स्ट नंबर टेस्ट में हम ये क्वेश्चन दिए हुए थे, अगर आपको स्मरण हो तो। रिवीजन के लिए सिर्फ दिए हैं, क्या होगा उत्तर? सब गोबड़े हैं, एकदम निपले पोथल हैं, मतलब बउए को खिलाना है, यही ना? 25 नवंबर, हाँ ठीक है, 25 नवंबर। पच्चीस नवंबर को महिलाओं के साथ हिंसा उन्मूलन के लिए दिवस मनाया जाता है। एससी ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम में संशोधन का आग्रह किया जिसमें बाल पोर्नोग्राफी के स्थान पर बाल यौन शोषण सामग्री रखा जाए? यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट ने करने का आग्रह किया है पोक्सो एक्ट में, पोक्सो अधिनियम में, पोक्सो एक्ट में यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट ने पोक्सो एक्ट में करने को लेकर आग्रह किया है। आईटी अधिनियम की किस धारा के तहत बाल यौन शोषण पर दंड का प्रावधान किया गया है? आईटी अधिनियम 67 की धारा के तहत बाल यौन शोषण पर दंड का प्रावधान किया गया है। बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध गायिका जिनका हाल में निधन हुआ है वो है आपको शारदा सिन्हा। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, अब भारत कोकिला सरोजनी
सरोजिनी नायडू। और जो शारदा सिन्हा है, विशेष तौर पर ये छठ के गीत को लेकर काफी प्रसिद्ध रही है। और देखिए बहुत सारा प्रसिद्ध गीत है, जैसे एगो भगवान राम पर भी है, राम जी से पूछला जनकपुर के रानी, ऐसे कुछ है। क्या है जी, क्या है, बोलिए तो, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ सही है बोले हैं, हाँ हाँ, राम जी से पूछे जनकपुर की रानी, जनकपुर की नारी। हाँ ये हो गया। फिर उसके बाद जो है एगो उगा हो सूरज देव, ये वाला हो गया। ये सब जो है शारदा सिन्हा का ही गीत है। और कभी भी देखिए, जैसे अभी बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, भोजपुरी वुड हो, हर जगह अश्लीलता है, लेकिन शारदा सिन्हा के गाना में कोई अश्लीलता आपको देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार का कोई अश्लीलता नहीं। और पारिवारिक गाना एक प्रकार से कहिए तो शारदा सिन्हा जी गाई है। और जो है यानी उनके गाना में जो है मूल तौर पर यानी परिवार से रिलेटेड चीज है, समझ गए। विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार ऑस्कर में इस बार कौन सी फिल्म भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? देखिए फिल्म जगत के अंतर्गत जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं, उन सभी पुरस्कारों में अगर देखा जाए तो फिल्म जगत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वह ऑस्कर पुरस्कार है। और ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई है 1929 ईस्वी से। इस बार ऑस्कर में भारत का प्रतिनिधित्व जो मूवी करेगा उसका नाम है लापता लेडी, लापता लेडीज। देखें हैं ये, अच्छा मूवी है, हम देखें ये मूवी लापता लेडीज। ऐसे व्यक्ति जिन्हें फिल्म जगत में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, सत्यजीत रे, सत्यजीत रे, सत्यजीत रे। यहां पर क्या होता है जानते, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। वैसे भारतीय व्यक्ति जिन्हें फिल्म जगत में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला है, तब इसका उत्तर हो जाता सत्यजीत रे। देसी गाय को राजमाता का दर्जा किस राज्य द्वारा दिया गया है? हाल ही में कुछ माह पहले गाय को राजमाता का दर्जा महाराष्ट्र की राज्य सरकार के द्वारा दिया गया। महाराष्ट्र की राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। और जिस समय महाराष्ट्र की राज्य सरकार के द्वारा देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया गया था, उस समय वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय एकनाथ शिंदे। और वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस। वैदिक सभ्यता में गाय के लिए प्रयुक्त शब्द, वैदिक सभ्यता में गाय के लिए अधन्या शब्द आया है। कौन सा शब्द आया है? अधन्या। वैदिक सभ्यता में गाय के लिए अधन्या शब्द आया है, अधन्या। अधन्या का अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य पशु, ना मारे जाने योग्य पशु। अधन्या का अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य पशु। वैदिक काल में गाय सबसे पवित्र पशु माना जाता था। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे, आर्य लोगों के लिए सबसे पवित्र था गाय। वैदिक काल में अगर कोई व्यक्ति किसी गाय को मार देता था तो उस व्यक्ति को या तो फांसी पर चढ़ा दिया जाता था या उस व्यक्ति को देश से बाहर निकाल दिया जाता था। लेकिन वैदिक काल में अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या कर देता था तो उसे माफी दिया जा सकता था। राजा 100 गाय लेकर दूसरी व्यक्ति को माफ कर सकता था। यानी वैदिक काल में मानव की तुलना में गाय का ज्यादा महत्व था। और वैदिक काल में गौधन ही सबसे महत्वपूर्ण धन माना जाता था। वैदिक काल की अगर हम लोग बात करें तो उस समय गौधन सबसे महत्वपूर्ण धन माना जाता था। हाल ही में 7वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट की संस्था द्वारा जारी किया गया है। श्रम ब्यूरो नामक संस्था द्वारा जारी किया गया है। भारत में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है? तो भारत में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एनएसएसओ जारी करता है। अब एनएसएसओ का फुल फॉर्म अपना जानते रहिएगा। बिहार में पहले ड्राईपोर्ट का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? पटना जिला में किया गया है। और बिहटा में पटना जिला के बिहटा में किया गया है, पटना जिला के बिहटा में। भारत की पहली हवाई आधारित संचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा किस एयरपोर्ट पर शुरू की गई है? तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर शुरू की गई है। तिरुवनंतपुरम केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इस सुविधा की शुरुआत हुई है। आंतरिक वायु गुणवत्ता का विकास किस संगठन द्वारा किया जाता है? सीएसआईआर के द्वारा किया जाता है। अक्टूबर 2024 में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? इसकी शुरुआत तेलंगाना राज्य में की गई है। और जो महिला उद्यमिता मंच है जिसकी शुरुआत तेलंगाना राज्य में की गई है, इसका लक्ष्य है
महिलाओं को अधिक से अधिक उद्यमी बनाना, मतलब औद्योगिक क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाना, महिलाओं को आगे बढ़ाना। महिला उद्यमिता मंच किस आयोग द्वारा शुरू किया गया है? नीति आयोग, नीति आयोग। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत का टॉप राज्य कौन सा रहा है? केरल, केरल। शिक्षा लिंगानुपात सतत विकास में शीर्ष राज्य कौन रहा है? केरल, केरल। शिक्षा में भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है, लिंगानुपात में भी और सतत विकास में भी। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2024 जारी किया गया। भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में समग्र रूप से शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान रहा है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास, मद्रास। इंडिया रैंकिंग 2023 का कौन सा संस्करण जारी किया गया? नवा संस्करण जारी किया गया है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत के स्थान की अगर बात की जाए तो जो विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 है, यह विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 को लेकर के बात की जा रही है। तो जो विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 है, इसमें भारत का स्थान है 126वां। वहीं पहला स्थान पर अगर आप देखेंगे तो फिनलैंड है, फिनलैंड पहला स्थान पर है। और पिछले 7 वर्ष से लगातार विश्व खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड नंबर 1 पर काबिज है, पिछले 7 वर्ष से। निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करने की सिफारिश एमएस स्वामीनाथन कमेटी के द्वारा किया गया था। एमएस स्वामीनाथन कमेटी के द्वारा ही जो है इस बात की सिफारिश की गई थी कि कमेटी द्वारा इस बात की सिफारिश की गई थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया जाए। बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताया? बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया था, वैशाली में बिताया था। महात्मा बुद्ध अपना अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया था। वही महात्मा बुद्ध की अगर बात करें तो महात्मा बुद्ध सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु कहां बिताया था? तो महात्मा बुद्ध सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु बिताया था कहां? श्रावस्ती। कहां बिताया था? श्रावस्ती, श्रावस्ती, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु बिताया। और सबसे ज्यादा उपदेश भी श्रावस्ती में ही दिया। और सबसे ज्यादा उपदेश भी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा उपदेश भी श्रावस्ती में ही दिया। और श्रावस्ती में ही महात्मा बुद्ध की मुलाकात अंगुलीमाल डाकू से हुई थी, अंगुलीमाल डाकू से हुई थी। और देखिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में यह नियम बनाया, बौद्ध भिक्षुक साल के 8 माह बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अलग अलग जगह जाकर करेंगे। लेकिन जो 4 माह बचा हुआ है वर्षा ऋतु, उस वर्षा ऋतु में विश्राम करेंगे, उस वर्षा ऋतु में विश्राम करेंगे। तो बौद्ध धर्मावलंबी के लोग वर्षा ऋतु में विश्राम करते हैं, बाद बाकी साल भर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो वर्षा ऋतु का बौद्ध धर्म में काफी ज्यादा महत्व भी है। वर्षा ऋतु के दौरान कुछ बौद्ध उत्सव मनाए जाते हैं, जिस बौद्ध उत्सव में बौद्ध धर्मावलंबी के लोग अपना आकलन करते हैं कि हमने क्या गलती किया है, हमने क्या सही किया है, आगे हमको गलती नहीं करना है। यह सब काम बौद्ध धर्मावलंबी के लोग वर्षा ऋतु के दौरान करते हैं। तो बुद्ध अपना अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया था। सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु श्रावस्ती में, सबसे ज्यादा उपदेश भी श्रावस्ती में ही दिया था। अंगुलीमाल डाकू से श्रावस्ती में ही मिला था। वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। और यह जो संगठन है यूएनईपी, इसका गठन 1972 ईस्वी में हुआ है। और इस संगठन का मुख्यालय केनिया के नैरोबी में है। केनिया के नैरोबी में जो है इस संगठन का मुख्यालय है। रक्षा मंत्रालय एवं विकास संगठन डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब किया गया और इसका मुख्यालय कहां है? डीआरडीओ पिछले दिनों बताए थे। इसरो का गठन कब हुआ याद है? 1969। और इसरो का मुख्यालय कहां है? बंगलुरु। तो डीआरडीओ की अगर हम लोग बात करें तो डीआरडीओ का गठन हुआ है 1958 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। रक्षा पेटी, लाइफ बोट तथा पनडुब्बी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो है काम करता है।
भारत की सबसे बड़ी निर्माणाधीन परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी निर्माणाधीन परियोजना मानी जाती है सरदार सरोवर परियोजना। चुनाव आयोग अपने स्थापना वर्ष से किस अवधि तक एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य किया? देखिए, चुनाव आयोग की अगर आप बात करेंगे, या अंग्रेजी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर आप बात करेंगे, तो आप सब लोग जानते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग है, एक संवैधानिक आयोग है जिसका गठन अनुच्छेद 324 के तहत हुआ है। अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग का गठन हुआ है और चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ है। जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग का गठन हुआ है 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ है। चुनाव आयोग का जब गठन हुआ था तो यह एक सदस्यीय आयोग था। इसमें सिर्फ एक मुख्य चुनाव आयुक्त तो हुआ करते थे। 1950 से 1989 ईस्वी तक, 1950 से 1989 ईस्वी तक यह एक सदस्यीय आयोग ही बना रहा। लेकिन 1989 ईस्वी में यह 3 सदस्यीय आयोग बन गया। 1989 ईस्वी में यह 3 सदस्यीय आयोग बन गया। फिर आगे चल करके 1990 ईस्वी में फिर से एक सदस्यीय आयोग बन गया। लेकिन फिर आगे चलकर 1993 ईस्वी में यह 3 सदस्यीय आयोग बन गया और तब से लेकर आज तक चुनाव आयोग 3 सदस्यीय आयोग बना हुआ है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो मूल तौर पर चुनाव आयोग जो एक सदस्यीय निकाय के रूप में काम किया 1985 से 1989, 1985 से 1989 इस अवधि के दौरान चुनाव आयोग जो है एक सदस्यीय निकाय के तौर पर काम किया। और भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त को देखा जाए तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, जबकि वर्तमान में भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार फरवरी 2025 में उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। और जब फरवरी 2025 में राजीव कुमार का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे कोई। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प किस सदन द्वारा पारित किया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल शुरू करने की बात नहीं की जा रही बल्कि समाप्त करने की बात की जा रही है लोकसभा द्वारा। औरोरा ऑस्ट्रियोलिस तथा औरोरा बोरायोलिस जैसी परिघटना किस मंडल में घटित होती है? आयन मंडल में घटित होती है। सौर मंडल में कौन से 2 ग्रह जो अपनी परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं? देखिए, सौर मंडल में टोटल 8 गो ग्रह है ना जी, 8 गो ग्रह है। उसमें एक ग्रह पृथ्वी भी है। पृथ्वी है, बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। यही सब सौरमंडल के ग्रह हैं। और सौरमंडल के ग्रह की अगर बात करेंगे आप तो सौरमंडल के ग्रह में पृथ्वी भी है। पृथ्वी को अगर आप देखेंगे तो वह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करती है। और इसी वजह से सूर्योदय पृथ्वी पर पूरब में होता है। या अधिकतर ग्रह की अगर आप बात करेंगे तो अधिकतर ग्रह जो है पश्चिम से पूरब की ओर ही परिक्रमा करता है। पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करता है, पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करता है। जैसे पृथ्वी ग्रह हो गया, पृथ्वी के बाद जो है मंगल हो गया, मंगल के बाद बुध हो गया, बुध के बाद बृहस्पति ग्रह हो गया, बृहस्पति के बाद शनि हो गया, शनि के बाद वरुण हो गया। ये 6 ग्रह अगर आप देखेंगे, पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, वरुण, ये सब पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करता है। लेकिन जो बाद बाकी बचा हुआ 2 ग्रह है शुक्र और अरुण की अगर हम बात करें तो जो शुक्र और अरुण नामक ग्रह है ये सौरमंडल के 2 ऐसे ग्रह है जो अपनी परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करता है। इसी वजह से शुक्र और अरुण नामक ग्रह पर जो सूर्योदय होता है वह पश्चिम की ओर होता है। जो सूर्योदय होता है वह आपको पश्चिम दिशा में होता है, तो आंसर हो जाएगा शुक्र और अरुण। मेंडुला मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? पश्च मस्तिष्क से संबंधित है। और सब चीज मस्तिष्क ही है, आप एक प्रकार से कहिए तो कह सकते हैं। बिहार की दूसरी रामसर साइट नागी और नकटी बिहार के किस जिले में अवस्थित है? देखिए, बिहार का दूसरा रामसर साइट नागी और नकटी जमुई जिला में स्थित है। जमुई जिला में स्थित है। वहीं बिहार का पहला रामसर साइट कौन है? बिहार का पहला रामसर साइट है कांवरताल झील या कांवर झील, बेगूसराय में। देखिए, रामसर साइट्स में उन स्थलों को शामिल किया जाता है जो जैव विविधता को बढ़ावा देता है, उसे ही रामसर साइट्स में शामिल किया जाता है। तो बिहार का प्रथम रामसर साइट कांवरताल झील जो कि बेगूसराय में है और दूसरा रामसर स्थल नागी और नकटी जो कि जमुई जिला में है। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया? इसको लेकर के बड़ी कंफ्यूजन है। देखिए, आपको विश्व पर्यावरण दिवस, आप सब लोग जानते हैं कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, इसकी घोषणा वर्ष 1972 में हुई है, लेकिन पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को 1974 ईस्वी में मनाया गया है। 1974। भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? भारत में माही नदी। माही नदी की अगर हम बात करें तो जो माही नदी है यह भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए यहां पर आप देखिए थोड़ा सा, यह भारत है और भारत की अगर हम लोग बात करें तो आप सब लोग जानते हैं भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा की अगर हम लोग बात करें तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारतीय नदी माही नदी है। देखिए अब आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत मेहंद झील से, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही जो है मेहंद झील से माही नदी निकलती है और यह अपने उद्गम से उत्तर की ओर बहती है। यह अपने उद्गम से उत्तर की ओर बहती है और पहली बार जो है यह आपको कर्क रेखा को तब काटती है जब यह उत्तर की ओर बहती है, लेकिन आगे चल करके यह नदी पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और जब पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तो माही नदी फिर से कर्क रेखा को काटती है और माही नदी आगे चल करके गुजरात के तट पर खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। माही नदी को अगर आप देखेंगे तो यह मध्य प्रदेश से निकलती है, अपने उद्गम से उत्तर की ओर बहती है, राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान में बहने के बाद फिर से दक्षिण की ओर बहती है और दक्षिण की ओर बहती हुई गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात के तट पर अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। गुजरात के तट पर अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। माही नदी एक बार तब कर्क रेखा को काटती है जब यह उत्तर की ओर बहती है और दूसरी बार तब कर्क रेखा को काटती है जब यह दक्षिण की ओर बहती है। तो माही नदी, जैसे माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है उसी प्रकार से कांगो या जैडे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है। मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है। घाघरा नदी गंगा में कहां पर मिलती है? घाघरा नदी की अगर हम लोग बात करें तो घाघरा नदी गंगा में जो है छपरा में मिलती है। छपरा में मिलती है, छपरा। और देखिए एक बात आप जानिए गुरुजी लोग, स्पेशली बिहार के एग्जाम के संदर्भ में, स्पेशली बिहार के एग्जाम के संदर्भ में, बिहार के परीक्षा के संदर्भ में, स्पेशली बिहार के परीक्षा के संदर्भ में इस बात को याद रखना ज्यादा जरूरी है, कौन नदी गंगा से कहां मिलती है, बिहार में बहने वाली कौन नदी गंगा से कहां मिलती है, इस बात को याद रखना आपके लिए जरूरी है। तो बिहार में एक तो बिहार से होकर गंगा नदी भी गुजरती है। गंगा नदी की अगर आप बात करेंगे तो गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश में बहती है, उत्तर प्रदेश में बहने के बाद बिहार में प्रवेश करती है और बिहार में बहने के बाद झारखंड के साथ सीमा बनाती है, पश्चिम बंगाल में बहती है और पश्चिम बंगाल में बहने के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश के तट पर ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो अब गंगा नदी बिहार में भी बहती है। बिहार के भीतर कई सारी नदियां हैं जो गंगा नदी से आकर मिलती है। बिहार के भीतर घाघरा नदी, घाघरा बिहार में बहती है, घाघरा नदी बिहार में ही गंगा से मिलती है। घाघरा के बाद जो है आपको गंडक नदी भी बिहार में ही आकर गंगा से मिलती है। फिर कोसी नदी बिहार में ही आकर गंगा से मिलती है। फिर सोन नदी, फिर सोन नदी की अगर हम बात करें तो सोन नदी भी बिहार में ही आकर के गंगा से मिलती है, सोन नदी। घाघरा नदी गंगा नदी में बिहार के छपरा में मिलती है। घाघरा नदी गंगा नदी में बिहार के छपरा में मिलती है। गंडक नदी गंगा में सोनपुर में मिलती है। कोसी नदी गंगा में कटिहार के कुर्सेला में मिलती है और सोन नदी गंगा में दानापुर में मिलती है, गंगा में दानापुर में मिलती है। तो घाघरा नदी गंगा नदी में बिहार के छपरा में मिलती है, गंडक नदी सोनपुर में मिलती है, कोसी नदी कटिहार के कुर्सेला में मिलती है, सोन नदी दानापुर में मिलती है, दानापुर में मिलती है। तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच अवस्थित पहाड़ी कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच जो अवस्थित पहाड़ी है वह सतपुरा श्रेणी है। सतपुरा श्रेणी। यहां पर देखिएगा मानचित्र है तरीका, चलिए ना है तो कोई बात ना है, यहां पर देख लेते हैं, इसी मानचित्र का प्रयोग करते हैं। देखिए भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत के मध्य से होकर विंध्याचल पर्वत श्रेणी गुजरती है। यह आपको विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी गुजरात से होकर मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड,
इन सभी राज्यों से होकर विंध्याचल पर्वत गुजरती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और भारत को दो भाग में विभाजित करती है। इसके ऊपर जाइएगा उत्तर भारत, नीचे आइएगा दक्षिण भारत। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में अगर देखा जाए तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी गुजरती है। यह नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी है। फिर नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, अगर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की हम लोग बात करें तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार है। सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार है। फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में जब आप आएंगे तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में आपको एक नदी बहती है, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी, ताप्ती नदी। तो ये ऊपर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, उसके नीचे नर्मदा नदी है, उसके नीचे सतपुड़ा है, उसके नीचे ताप्ती है। यानी विंध्याचल के दक्षिण में नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती, ताप्ती। तो अब यहां पर दो तीन बात है। एक बात तो यह कि नर्मदा नदी विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच से होकर गुजरती है। एक बात तो यह कि नर्मदा नदी विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच से होकर गुजरती है। आप देख सकते हैं यहां पर मानचित्र है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होकर नर्मदा नदी गुजरती है। और एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर गुजरती है। तो जो नर्मदा नदी है वह विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से होकर गुजरती है। दूसरी बात, अब नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सा पर्वत श्रेणी है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, जो नर्मदा और ताप्ती के बीच जल विभाजक के तौर पर काम करती है। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच जल विभाजक के तौर पर काम कौन पर्वत श्रेणी करती है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी करती है। फिर आप इंडियन ज्योग्राफी में भारत की नदी पढ़िएगा, और इंडियन ज्योग्राफी में जब आप भारत की नदी पढ़िएगा तो भारत की नदी को दो भाग में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं, हिमालय की नदी और प्रायद्वीपीय पठार की नदी। तो हिमालय की नदी और प्रायद्वीपीय पठार की नदी के बीच में जल विभाजक के तौर पर काम करती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। जल विभाजक के तौर पर काम करती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो ये सब बात आप याद रखिएगा। आगे, इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद की गई है? देखिए 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ है, 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ है। और यह जो बक्सर का युद्ध है, बक्सर का युद्ध ब्रिटिश सेना, बक्सर का युद्ध ब्रिटिश सेना और भारत की संयुक्त सेना के बीच हुआ है। बक्सर का युद्ध ब्रिटिश सेना और भारत की संयुक्त सेना के बीच हुआ है। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुंडो कर रहा था, वही भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व अवध के नवाब शुजाउद्दौला कर रहे थे। जबकि भारत की संयुक्त सेना में अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना, बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम की सेना और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना शामिल थी। लेकिन इसके बावजूद इस युद्ध में ब्रिटिश सेना की जीत हुई, भारत की संयुक्त सेना की हार हुई। और इस युद्ध की समाप्ति ही इलाहाबाद की संधि के तहत हुई है, जो इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई है। और इलाहाबाद की दो संधि हुई है। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 और द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। तो इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद की गई है? तो बक्सर के युद्ध के बाद की गई है। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बक्सर का युद्ध, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं बक्सर के युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद की संधि के तहत हुई है। बक्सर के युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद की संधि के तहत हुई है। भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है और भारत और बांग्लादेश की स्थलीय सीमा की लंबाई है 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। और बांग्लादेश के साथ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ 5 भारतीय राज्य सीमा बनाती है। और बांग्लादेश के साथ जो 5 भारतीय राज्य सीमा बनाती है, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल। जिसमें बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल बनाती है, वही त्रिपुरा 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश एशिया महादेश के किस भाग में है? बांग्लादेश एशिया महादेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में है। दक्षिणी पूर्वी भाग में है। दक्षिणी पूर्वी भाग में है।
भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? तो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश अगर आप देखेंगे तो देखिए ये भारत है। डायरेक्शन आप जानते हैं या नहीं जानते? देखिए कोई भी मानचित्र अगर आप लेते हैं, कोई भी मानचित्र अगर आप लेते हैं तो उसका ऊपरी भाग उत्तर दिशा, नीचे वाला भाग दक्षिण दिशा, दाहिना भाग पूरब दिशा, बायां भाग पश्चिम दिशा। तो इधर उत्तर है और इधर पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है? तो भारत के उत्तर पश्चिम में है पाकिस्तान। कौन सा देश है? पाकिस्तान। तो भारत के उत्तर पश्चिम में है पाकिस्तान। पाकिस्तान। अफगानिस्तान भारत से किस गलियारे से जुड़ता है? अफगानिस्तान भारत से जो है वाखान गलियारा, वाखान गलियारा, वाखान गलियारा से आपस में जुड़ता है। वाखान गलियारा से अफगानिस्तान भारत से जुड़ता है और वाखान गलियारा के जरिए अफगानिस्तान भारत से ही नहीं जुड़ता है बल्कि इसी गलियारा के जरिए अफगानिस्तान चीन से भी जुड़ता है। तो वाखान गलियारा के जरिए अफगानिस्तान दो देशों के साथ जुड़ता है। अफगानिस्तान जो दो देशों के साथ जुड़ता है, एक भारत और दूसरा चीन। और जो अफगानिस्तान है यह भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाती है। जो अफगानिस्तान है यह भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाती है, 106 किलोमीटर। वर्तमान भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन। 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 सियाचिन को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। सियाचिन में हिमनद है जिसे सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं, जो कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो कि 76 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो सियाचिन में बर्फ के फैले होने के कारण ही सफेद पानी के नाम से इसे जाना जाता है। लद्दाख में है ये। भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। विशेष तौर पर जो मैकमोहन रेखा है जिसका निर्धारण 1914 में हुआ है, मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है जिसका निर्धारण 1914 ईस्वी में हुआ है, वह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य और चीन के बीच खींची गई है। समझ गए? और जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है इसको नेफा कहा जाता है। इसको पहले नेफा कहा जाता था। नेफा। नेफा का पूर्ण रूप है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और ये आपके बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, नेफा का पूर्ण रूप क्या है? तो नेफा का पूर्ण रूप है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? भारत जम्बू द्वीप का अंग है। जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप का अंग है। जम्बू द्वीप का अंग है। भारत का धुरी दक्षिणी भाग से भूमध्य, भारत का दक्षिणी धुरी है। देखिए क्वेश्चन में सुधार कीजिए। भारत की मुख्य भूमि भारत की मुख्य भूमि भारत की मुख्य भूमि से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? भारत की दक्षिण में स्थित मुख्य भूमि से भारत की दक्षिण में स्थित मुख्य भूमि से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? भारत की दक्षिण में स्थित मुख्य भूमि से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? भारत की दक्षिण में स्थित मुख्य भूमि से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? यानी ये कह रहा है, जहां पे लगाना चाहिए वहां पे लगे भी नहीं किया। भारत का मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से होता है ना? आप सब लोग जानते हैं पृथ्वी कैसा है? लगभग गोलाकार है। और पृथ्वी के केंद्र से होकर एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसी को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, या इसी को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, या इसी को हम लोग इक्वेटर कहते हैं। 0 डिग्री से ऊपर जाइएगा उत्तरी गोलार्ध में 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा तक मिलेगा। इसी बीच में भारत है और भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर देखा जाए तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, यह भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो अब प्रश्न यह पूछ रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु और भूमध्य रेखा के बीच कितनी दूरी है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु
और भूमध्य रेखा के बीच कितनी दूरी है? तो इन दोनों के बीच अगर देखा जाए तो 876 किलोमीटर की दूरी है। 876 876 876 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप अलग करता है, पंबन द्वीप। कौन सा जलाशय अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? आप सब लोग जानते हैं 10 डिग्री। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है? लिखिए, नहीं जानते हैं, लिखना पड़ेगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा, यह भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। लेकिन वहीं भारत का देशांतरीय विस्तार अगर देखा जाए तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, यही भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। यही भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु क्या है, यानी सबसे दक्षिण में स्थित बिंदु क्या है? तो आप सब लोग जानते हैं भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु अगर देखा जाए तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में है, जिस इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। वहीं भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबुथु है, सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में स्थित गुहार मोती है। तो सुदूर दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का राजा और ब्रिटेन की महारानी कौन थी? देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई है। 1600 ईस्वी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत में मुगलों का शासन था और उस समय मुगल बादशाह हुआ करते थे अकबर। यानी उस समय भारत का राजा अगर देखा जाए तो उस समय भारत के राजा हुआ करते थे अकबर। क्योंकि अकबर की अगर हम लोग बात करें तो अकबर का जो शासन काल है 1556 से 1605, तो 1556 से 1605 के बीच में ही 1600 ईस्वी आ जाता है। तो उस समय अकबर भारत के राजा हुआ करते थे और मुगलों का शासन था। वहीं उस समय ब्रिटेन के महारानी की अगर हम लोग बात करें तो उस समय ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम की अगर हम लोग बात करें तो वे ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी। भारत आने वाले दूसरा अंग्रेज यात्री कौन था और किसके दरबार में आया था? सुन लीजिए, क्वेश्चन स्पष्ट है। मुगल दरबार में आने वाला, भारत को काट करके यहां पर सुधार कीजिए, मुगल दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज यात्री कौन था और किसके दरबार में आया था? किसके दरबार में आया था? देखिए, एक तो मुगल दरबार में आने वाला जो दूसरा अंग्रेज माना जाता है, मुगल दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज माना जाता है सर टॉमस रो, सर टॉमस रो। और ये 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सर टॉमस रो और जहांगीर। वहीं मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज है कैप्टन हॉकिंस और वह भी जहांगीर के दरबार में ही आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला कारखाना कहां स्थापित किया गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला कारखाना जो है 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया गया था। भले इसको मान्यता नहीं दिया गया था, मतलब उससे नहीं है, लेकिन पहला कारखाना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में सूरत में ही स्थापित किया। 1760 में बाडीबास की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके साथ लड़ी थी? बाडीबास की लड़ाई अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के साथ लड़ी थी। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी के साथ लड़ी थी और इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई और इसी युद्ध से फ्रांसीसियों का भारत में पतन हुआ माना जाता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि के तहत समाप्त हुआ है। तृतीय कर्नाटक युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है यह 1757 से 1763 के बीच हुआ और जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है 1756 से 1763 के बीच जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ। और यह जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। और यह युद्ध अगर देखा जाए तो यह यूरोप महादेश में होने वाले
सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था, सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। और जो सप्तवर्षीय युद्ध है, इस सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति 1763 ईस्वी में हुए पेरिस के संधि के तहत हुआ है, पेरिस की संधि के तहत हुआ है। और इसी पेरिस की संधि के तहत अगर देखा जाए तो इसी पेरिस के संधि के तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति हुई है। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया है, जो 1756 से 1763 के बीच हुआ है, यह युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। जो सप्तवर्षीय युद्ध पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुई है, इसी पेरिस के संधि के तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति हुई है। औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम कहां स्थापित किया गया? औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम कहां स्थापित किया गया? देखिए यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा अस्पष्ट है। अंग्रेजों ने अब स्पष्ट हुआ। अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम कहां स्थापित किया? अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया था। बंगाल में स्थापित किया था। बंगाल। किस युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पूर्णतः शासन सत्ता को स्थापित किया? बक्सर का युद्ध। 1764। इसके बाद अगर यहीं पर प्रश्न यह होता, किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश सत्ता की शुरुआत हुई, तब क्या हो जाता? उत्तर प्लासी का युद्ध। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था बिहार। अपना बिहार। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड। अंग्रेज रॉल्फ फिंच किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? रॉल्फ फिंच अकबर के दरबार में आया था। अकबर के दरबार में आया था। और भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिंच ही है। 1572-73 में यह आया था अकबर के दरबार में। और अकबर के आगरा दरबार में यह आया था। लेकिन इसका उद्देश्य व्यापार करना नहीं था, ये अपना घुमक्कर था, घूम रहा था। हॉकिंस सब जो है ना, वो सब अपना व्यापार करने के लिए आया था। 1611 ईस्वी में मुगल बादशाह से किस अंग्रेज ने व्यापारिक अनुमति लेने में सफलता हासिल किया? जॉन मिडल्टन। देखिए 1608 में हॉकिंस गया था, लेकिन व्यापारिक छूट लेने में सफल नहीं हो सका। जॉन मिडल्टन 1611 में गया और व्यापारिक छूट ले लिया। किस मुगल बादशाह से अंग्रेजों ने 1.5 लाख किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों ने 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी नगर कोलकाता को घोषित किया? कोलकाता को घोषित किया। और कोलकाता को ही अंग्रेजों ने ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया। और कोलकाता की अगर बात करें तो कोलकाता जो है 1911 ईस्वी तक भारत की राजधानी बनी रही है। 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली बनी है, 1 अप्रैल 1912 को। अंग्रेजों के बाद भारत आने वाले यूरोपीय कंपनी कौन था? अंग्रेजों के बाद भारत आने वाला यूरोपीय कंपनी था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात की जाए तो जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना हुई है 1616 ईस्वी में। 1616 ईस्वी में हुई है, लेकिन यह कंपनी भारत में बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाया है। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के काल में हुई है? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के समय हुआ है। लुई 14वां के समय हुआ है। भारत आने वाले यूरोपियों के क्रम को लिखिए। देखिए सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली के बाद डच के बाद अंग्रेज के बाद डेनिश के बाद फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी और फिर स्वीडिश। 1858 के शाही अधिनियम के समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? उस समय हुआ करते थे लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय भी हुए हैं। किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? देखिए 1861। किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत हुई। 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत हुई है। वहीं
बजट पर मतदान करने का अधिकार देखा जाए तो बजट पर मतदान करने का अधिकार 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ है। फिर 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग कर दिया गया। केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग कर दिया गया। राज्य के बजट को अलग कर दिया गया। अलग कर दिया गया। आंसर हो जाएगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। भारत में सचिव का पद किस अधिनियम द्वारा निर्मित किया गया है? देखिए, एक होता था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और एक होता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद को समाप्त करके ही भारत में सचिव का पद लाया गया था और भारत में सचिव का पद 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत लाया गया था और भारत सचिव के पद पर सर्वप्रथम बैठे थे लॉर्ड स्टैनली। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई है। देखिए, पृथक निर्वाचन समझते हैं? पृथक का मतलब होता है अलग, निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव। निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मतलब मुसलमानों के लिए अलग चुनाव। पृथक निर्वाचन के अंतर्गत मुसलमानों के लिए अलग से चुनाव की व्यवस्था की गई और उस चुनाव में यह प्रावधान किया गया कि चुनाव में उम्मीदवार मुसलमान होंगे और मतदाता भी मुसलमान ही होंगे। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत मिला। इसके बाद जब मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला तो अन्य समुदाय के लोग भी पृथक निर्वाचन की मांग करने लगे। आगे चलकर 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय को सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय को 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। फिर आगे चलकर 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत दलित, मजदूर, महिला, इन सभी को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत दी गई है। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? 1 जनवरी 1877। 1892 के अधिनियम से भारत में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली का शुभारंभ हुआ? अप्रत्यक्ष चुनाव 2 प्रकार से होता है, जिसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत भारत में 1892 के अधिनियम से हुई है। वहीं भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत जो है आपको हुई है 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। देखिए, प्रत्यक्ष चुनाव या प्रत्यक्ष निर्वाचन उस निर्वाचन को कहा जाता है जिसमें आम जनता पार्टिसिपेट करता है। तो भारत में प्रत्यक्ष चुनाव भी होता है। प्रत्यक्ष चुनाव के उदाहरण है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जिसमें आम जनता पार्टिसिपेट करता है। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुई है। वहीं अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत हुई है। भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव भी होता है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट व्यवस्था का शुभारंभ किया गया? भारत में ब्रिटिशों द्वारा बजट व्यवस्था की शुरुआत 1860 ईस्वी से की गई है और 1860 ईस्वी में भारत का पहला बजट पेश किया गया था और पहला बजट जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। और पहला बजट जो 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था, इसी बजट में पहली बार आयकर इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था और कहा गया था कि जिस व्यक्ति का ज्यादा इनकम है उसे भारत सरकार को अपने इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। भारतीय संविधान के लिए पहली बार अनौपचारिक मांग किस विधेयक में की गई थी? भारतीय संविधान के लिए पहली बार अनौपचारिक मांग किस विधेयक में की गई थी? स्वराज विधेयक में की गई थी और स्वराज विधेयक में 1895 ईस्वी में यह मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। 1895 ईस्वी में यह मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। यानी क्वेश्चन यह है कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए, इसकी मांग पहली बार किस विधेयक में की गई थी? तो भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए, इसकी मांग पहली बार स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 ईस्वी में किया गया है। स्ट्रेची आयोग का गठन कब और किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय हुआ है? देखिए, अकाल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान
समय समय पर अकाल पड़ते थे। अकाल के ऊपर नियंत्रण पाने को लेकर के स्ट्रेची आयोग का गठन 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय हुआ। लॉर्ड लिटन के समय हुआ। लॉर्ड लिटन। यक्षगान कहां का लोक नृत्य है? यक्षगान की अगर हम लोग बात करें तो यक्षगान जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। कर्नाटक का लोक नृत्य है। गरबा और डांडिया कहां का लोक नृत्य है? गुजरात का है ये। गुजरात। उड़ीसा के किस नृत्य को अर्धशास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है? छऊ। और छऊ जो है ओडिशा के साथ साथ पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी किया जाता है। समझ गए? चलिए कल का होमवर्क बढ़ा देते हैं। दीजिए किताब कॉपी दीजिए।